Hello students, welcome to Divya classes. I'm just here to start some new session about in 10th standard. So first of all, I just wanted to introduce myself. My name is Anjali Singh. मैंने सोचा क्यों ना भी 9th के पेपर ख़त्म हुए हैं, finished हुए हैं and they are relaxed right now and some students are still thinking about how to prepare for 10th standard. So this video is related to 10th standard because 10th is board. और बोर्ड में आपको पता है थोड़ा सा सीरियस तो होना ही पड़ेगा। तो अगर आज आप अभी से सीरियस होंगे तो आपको जाके आगे सक्सेस मिलेगी। तो तो क्लास 10th का जो मैं टॉपिक आज शुरू करूँगी वो तो केवल रिलेटेड टू आपके सिलेबस का ही है कि सिलेबस को कैसे रन करना है, कैसे कंप्लीट करना है, क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, छोड़ना तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो साइंस का जो पेपर होता है आपके बोर्ड्स में वो टोटल होता है 80 मार्क्स का, प्लस जो 20 मार्क्स होते हैं वो आपके होते हैं इंटरनल। तो इंटरनल भी आपको फ्री में नहीं मिलेगा दोस्त, आपको उसके लिए भी करनी पड़ेगी मेहनत। अब साइंस के होते हैं 3 पार्ट, जो मेरा सबसे फेवरेट है वो है फिज़िक्स। शायद कुछ बच्चों का नहीं भी होगा फेवरेट, बट बन जाएगा, डोंट वरी। दूसरा होता है केमिस्ट्री एंड लास्ट वन इज़ बायोलॉजी। मैंने तो देखो 12th में बायो भी ली थी, मैथ्स भी लिया था, बट मेरी जो फेवरेट है वो है मैथ्स और फिज़िक्स। तो जो बायो का वेटेज होता है वो 30 मार्क्स का होता है और जो केमिस्ट्री का वेटेज होता है वो 25 मार्क्स का होता है और जो फिज़िक्स का वेटेज होता है वो भी 25 मार्क्स का ही होता है। तो कुल मिला के ये हो गए आपके 80 मार्क्स। तो आपको हर एक सेक्शन को इक्वली मजबूत करना है। ये नहीं कि हमें ये सेक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, वो ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम उसे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना है। अभी ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो जस्ट मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि हमारे सब्जेक्ट होंगे क्या। अब अगर नेक्स्ट बात करूँ तो हम जो फिज़िक्स में टॉपिक्स पढ़ेंगे उनकी बात कर लेते हैं कि हम फिज़िक्स में टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम फिज़िक्स में टॉपिक्स कौन से कवर करेंगे। देखिए मैं क्लास तो सारे ही टॉपिक्स की लूँगी, सारे ही सब्जेक्ट्स की लूँगी रिलेटेड टू साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। बट फिज़िक्स क्योंकि बच्चों को थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, इस वजह से फ़िज़िक्स मैंने पहले ही शुरू किया है। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है लाइट। लाइट में बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, इसमें लगभग 8 to 9 मार्क्स का जो वेटेज होता है वो इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हो वो है रिफ्लेक्शन, देन आप पढ़ोगे रिफ्रैक्शन। आपने दोनों टॉपिक्स ऑलरेडी अपने छोटे स्टैंडर्ड्स में पढ़े होंगे, तो इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी। एंड हाँ, ये हो सकता है कि देर आर सर्टेन लॉज अप्लीकेबल इन हियर, सो यू शुड अंडरस्टैंड एंड फोकस्ड ऑन द वीडियो। एंड नेक्स्ट चैप्टर जो आपका रहेगा वो रहेगा आई थिंक ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई। एंड थर्ड वन जो आपका चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी, यस, करंट। एंड फोर्थ चैप्टर विल बी मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी। ओके, तो ये जो वेटेज हैं आपको ये सारे ही फिजिक्स से प्रिपेयर करने हैं। कुछ हो सकते हैं कि आपने पहले पढ़े हों टॉपिक, कुछ पहले से ना पढ़े हों, बट डोंट वरी, वी विल कवर ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम हेयर। ओके, नेक्स्ट आते हैं फिज़िक्स का जो दूसरा चैप्टर मैंने आपको बताया, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है इससे आपके लगभग 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 7 to 9 मार्क्स पूछा जाता है। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो चैप्टर है, जिसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, ये चैप्टर आपसे लगभग 4 to 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ शॉर्ट आते हैं, तो अभी इतना नहीं हम डिस्कस करेंगे, वो हमारी बात की बातें होंगी। फिलहाल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि हम चैप्टर्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर प्रिपेयर करेंगे वो है लाइट। तो लाइट को आपको जाना, पहले भी आप जानते होंगे कि लाइट क्या होती है। लाइट फोटॉन्स का कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा है रूम में अगर कोई विंडो है, सपोज़ विंडो से कुछ रोशनी अंदर आ रही है, उस रोशनी में आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं। तो मीडियम्स और भी कई हैं, जैसे कि वाटर है, सॉलिड में मीडियम्स बहुत सारे होते हैं। तो जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो लाइट, और लाइट में मीडियम की ज़रूरत होती है नहीं, ठीक है ना। क्योंकि लाइट के पास एक तो लाइट को खुद को भी नहीं पता है कि उसका नेचर एक्चुअली में रे है या फिर उसका नेचर वेव है। तो ये वेव और रे नेचर क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जब कभी भी पार्टिकल्स जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं एक एल्गोरिथम में। एल्गोरिथम मीन्स आपने ये एल्गोरिथम शायद पहले कहीं देखी हो, 9th पढ़ा है तो पहले तो देखी ही होगी। जैसा कि साउंड वेव्स में आपको बताया गया होगा कि साउंड ट्रैवल करता है कैसे,
ट्रफ क्रस्ट, ट्रफ क्रस्ट, ट्रफ क्रस्ट। तो जहाँ पे एक होता है रेयर फ्रैक्शन, एक होता है कॉम्प्रेशन। जब हम कोई चीज़ बोलते हैं, जब आवाज़ आती है कहीं से, तो ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये हमारे सामने जो एयर होती है उसको सामने वाले को पुश करते हैं। पुश करने की वजह से ये आगे के पार्टिकल्स के साथ कॉम्प्रेस हो जाते हैं और आगे वाले पार्टिकल्स थोड़े से कम पड़ जाते हैं। अब अगेन ये क्या होंगे, पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे, तो यहाँ वाले पार्टिकल्स सामने वाले अगेन क्या हो जाएंगे, कॉम्प्रेस हो जाएंगे। ये जो फिनोमेना है ना, ये लगातार चलता ही रहता है। तो ये हो गया कॉम्प्रेशन, ये हो गया रेयर फ्रैक्शन, फिर कॉम्प्रेशन, और ये जो बहुत हल्का सा होता है उसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो ये एक मीडियम की तरह ट्रैवल, एक मीडियम में ट्रैवल करता है, एक वेव की तरह, ठीक है ना। तो ये तो जो एक्स एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं टाइम की एक्सिस, और जो वाई एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट की एक्सिस, ठीक है। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स में डिफरेंस जो है वो आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, तो पहला डिफरेंस क्या होता है, टोटल पाथ, टोटल पाथ इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसकी भी यूनिट मीटर होती है, इसकी भी यूनिट मीटर होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सपोज़ मैं इस जगह पे खड़ी हूँ और मुझे यहाँ पे पहुँचना है, तो मेरे पास कई रास्ते हैं, मैं इधर घूमूँ और फिर वापस से आऊँ यहाँ। दूसरा रास्ता ये है, मैं इधर आई वापस इधर पहुँच गई, ठीक है ना। ये गेम आपने छोटे में खेला होगा। बट एक मेरे पास शॉर्टकट है, तुम सीधा, तो ये जो सीधा रास्ता होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ। और ये जो जितना भी ट्रैवल करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुँचते हैं वो क्या होता है आपका, टोटल पाथ। तो टोटल पाथ यहाँ पे कितने हैं, 1 2, बट शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, केवल 1 है। क्या हम टोटल पाथ में डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये भी हमारी क्या, एक डिस्टेंस है। तो एक डिफरेंस आपको और पता होना चाहिए कि जो हमारी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होती है, करेक्ट। बिकॉज डिस्टेंस, तो भाई ये भी तो डिस्टेंस ही है ना, भले ये शॉर्टेस्ट पाथ है बट डिस्टेंस तो कवर किया ना। अगर आपको मैंने एक रूम पे बोला यहाँ पे आपको बैठ जाना है, आप इस रूम से, ओ माय गॉड कितना प्यारा बच्चा है ये, तो अगर आप इस रूम से इधर जाते हो, उधर जाते हो या इधर जाते हो, आपको पहुँचना यहाँ पे था, तो आप घूम के गए या तो आप सीधे चले गए। आपने कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल की, चाहे आपने ये वाला पाथ अपनाया चाहे आपने सीधा पाथ अपनाया, तो दोनों क्या हुई, डिस्टेंस हुई। बट डिस्प्लेसमेंट कौन सी हुई, केवल इस पाथ को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब दोनों की यूनिट मीटर होती है। तो लास्ट मेरा जो टॉपिक है आज का वो है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें डायरेक्शन को मैटर नहीं किया जाता, जस्ट किसकी वैल्यू रखी जाती है, मैग्नीट्यूड, मीन्स वैल्यू कंसीडर करते हैं। अब सपोज आप इस जगह पे बैठे हो, आपको ट्रैवल करना है यहाँ पे, या इधर जाना है या इधर जाना है या इधर जाना है। आप जितना भी ट्रैवल कर रहे हो इस पूरे पाथ में या फिर इससे दूर जा रहे हो, पास आ रहे हो, वो सब क्या है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है उसका। अगर मैं आपसे पूछूं आपने कितना घूमा, तो आप जिधर भी जाओगे उधर की डायरेक्शन कैलकुलेट कर लोगे कि भाई मैं तो 5 मीटर चला, मैं तो आज 10 मीटर चला, मैं तो आज 15 मीटर चला। बट अगर आप घूमने के बाद वापस से कहाँ पे आ जाओ, इधर जाने के बाद वापस से यहीं पे आ जाओ, तो आपने डिस्टेंस तो ट्रैवल करी है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहता है कि हम एक साइड अगर राइट जाते हैं तो अगर इसको प्लस ले रहे हैं तो लेफ्ट वाले को हम माइनस लेंगे, ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शंस विल कैंसिल ईच अदर्स वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जिसमें डायरेक्शन भी चाहिए वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर को हम शो कैसे करते हैं, वेक्टर को हम शो करते हैं क्योंकि डायरेक्शन बताती है, तो इस तरह से शो किया जाता है वेक्टर्स को, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैंने कितना इसमें मैसअप कर दिया है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं इसकी नोट्स बना के आपको यूट्यूब पे के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आप, लेकिन इसके लिए मुझे बताइए इफ़ यू नीडेड इट और नॉट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम डी से शो करते हैं और जो डिस्टेंस को हम डी से शो करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम एस से शो करते हैं,
ठीक है। अब एस के ऊपर हम क्या लगा देंगे, वेक्टर, और एस कौन सा होना चाहिए, स्मॉल, ठीक है ना। कैपिटल एस को हम स्पीड बोलते हैं, करेक्ट, थैंक यू। और हाँ, भूलना मत, क्लास 10th का जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ, अभी हमने लाइट शुरू भी नहीं की है, तो जस्ट मैंने आपको बताया कि कैसे कोई चीज़ हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। अब लाइट का क्या नेचर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ पढ़ने पढ़ाने के लिए, थैंक यू। ठीक है, ट्रैवल करने वाली एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट ये रे थियरी क्या कहती है, रे थियरी कहती है कि जो फोटॉन्स हैं, photons are the responsible particle and it can travel by, तो फोटॉन्स क्या है, फोटॉन्स आर द पार्टिकल, रे थियरी इज अ नेचर ऑफ लाइट which says that light can travel with the help of photons। तो ये जो फोटॉन्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, एक ऑब्जेक्ट से निकलते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट तक टकराते हैं। तो जब ये सरफेस से टकराते हैं और दूसरी साइड जाते हैं तो एक इमेज बना देते हैं, ठीक है ना, इनकी एक इमेज बनती है। जिस जगह पे ये टकराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल से जो लाइट, जो रेज आ रही हैं, वो जितना एंगल बनाती हैं, सपोज 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का ही क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे विच इज आई आर, reflected ray which is R, and normal, all, normal is N, all lies on the same plane, right? And second law is angle I equals to angle R, करेक्ट। तो ये हो गया आपका बेसिक रे थियरी एंड वेव थियरी के बारे में। वेव आपको पता है कैसे ट्रैवल करती हैं, ठीक है, और रेज आपको पता है किस फॉर्म में होती हैं। रेज को हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना, रे, ठीक है। एंड रे किससे मिलके बनती हैं, रेज, बहुत सारी रेज हुई तो क्या हुई, बीम बन गई। अगर बहुत सारे फोटॉन्स हुए तो वो क्या बना देते हैं, रे बना देते हैं। तो ये तो हो गया आपका बेसिक। अब आप मुझे बताइए जरा, आपको पता है क्या रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। रेक्टिलिनियर, जैसे कि आपने ये देखा कि मैंने सीधी लाइन बनाई, रेक्टिलिनियर मोशन, ये स्ट्रेट लाइन, या तो मैं x में जाऊं या तो मैं y में जाऊं, नेगेटिव y या नेगेटिव x, ये आपने डायरेक्शंस तो पढ़ी होंगी। अब क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन नहीं है, बिल्कुल है। कर्व्ड मोशन तो नहीं है ना, कर्व तो नहीं है, तो अगर ये कर्व नहीं है तो ये क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है। अब अगर मैं पूछूं कि ये क्या कर्व, क्या ये रेक्टिलिनियर नहीं है, नहीं, इस पॉइंट पे तो ये स्ट्रेट है बट अगले पॉइंट पे स्ट्रेट नहीं है, तो हम इसको रेक्टिलिनियर नहीं बोलेंगे, रेक्टिलिनियर हमारे लिए ये मोशन हो जाएगा। इस ऐसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, इस मोशन को, ठीक है ना, जो x में भी होता है सेम टाइम पे और y में भी। जैसे हमने बॉल फेंकी तो बॉल ऊपर भी जाती है और बॉल आगे भी बढ़ती है, तो कैसा मोशन है, प्रोजेक्टाइल। बट जो एक ही एक्सिस में चलता है, ऊपर या साइड में, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। तो जो हमारी लाइट होती है वो भी स्ट्रेट लाइन ट्रैवल, स्ट्रेट पाथ ट्रैवल करती है। तो अभी मैंने फिगर बनाया था, ये यहाँ पे आई, टकराई, जहाँ पे टकराई वहाँ पे नॉर्मल बन गया और उतने ही एंगल से बाहर चली गई, आई आर, आर आर। ध्यान रखना ये लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब ये जो सरफेस है, मिरर है, वो कैसा है, मिरर सरफेस है, या फिर ऐसा सरफेस है जो स्मूथ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं,
स्मूथ तो राइट वर्ड नहीं होगा, पॉलिश्ड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये सरफेस कैसा होना चाहिए, पॉलिश्ड, ठीक है। आपने कभी मिरर देखे होंगे, छोटे वाले मिरर अगर आप यूज़ करते हो घरों में, तो उसका जो बैक साइड होता है उसमें पॉलिशिंग की होती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लाइट पीछे ना जा पाए। अगर पीछे चली गई, सपोज़ यहाँ पे टकराई, यहाँ पे नॉर्मल बना और पीछे चली गई, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीन्स क्या है, पॉलिशिंग नहीं है, ठीक है ना। अगर पॉलिशिंग नहीं है तो लाइट आएगी और लाइट जाएगी। अब डिपेंड कर सकता है कि एंगल कुछ हमें हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड दिखाई दे या थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई दे, उसके कुछ कॉन्सेप्ट होंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है जिसको हम c से डिनोट करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, इन एयर और वैक्यूम। ओके, तो चाहे एयर हो चाहे वैक्यूम हो, दोनों में लाइट कैसे ट्रैवल करती है, इस स्पीड से। अब आप जो घर पे गाड़ियाँ चलाते हैं, आप पता करो जरा, आपकी जो बाइक है या आपकी जो कार है वो कितने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप ट्रैवल करते हैं, बिकॉज आपको उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। सपोज़ मेरी जो गाड़ी है, जो छोटी सी गाड़ी है, वो ट्रैवल करती है लगभग लेट्स सी 20 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकेंड में कितना हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 100/18 मीटर पर सेकेंड। इसको और कन्वर्ट हम कर सकते हैं, तो 2 9 जा 2 5 जा, और ये लगभग कितना हो जाएगा, 9 5 जा 44, फिर 5 बचा, 9 5 जा अगेन 44, तो ये कितना हो गया, जब हम 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं तो 5 मीटर पर सेकेंड। अब कोई हो सकता है धूम मचाने वाला हो, तो वो यहाँ पे भाई हो सकता है 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हो, ठीक है। मीन्स उसको वापस से अगर हम कन्वर्ट करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 × 5/18, 18 5 जा 90, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड। बट ये कितना है, ये तो लाखों में है, 3 लाख लगभग किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड नहीं, किलोमीटर पर आवर, 3 लाख। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड्स, आपको पता ही है लाइट आती है सब जगह एक जैसी आती है। ऐसा नहीं होता कि इनके घर में पहले लाइट आ गई, वो लाइट सूरज जो सन से रेज निकलती हैं वो लाइट, ऐसा तो नहीं होता ना कि पहले आपके घर में लाइट आई, अरे करिए धीरे धीरे आ रही, वही टाइम लग रहा है मुझे भी आने में, आप लोग बहुत दूर हो, तो अर्थ तक आने में उसको कितने मिनट का टाइम लगता है ओरिजिन से। अगर ये सन है और ये अर्थ है तो उसको कितना टाइम लगता है लाइट को यहाँ आने में, लगभग 8 मिनट्स, 8 मिनट्स, ठीक है ना, इतना टाइम लग जाता है यहाँ तक पहुँचने में। तो फिलहाल हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो लाइट का जो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ लाइट, वो क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। जैसे आपके सोर्स ऑफ मनी क्या है, भाई मम्मी के पास से लोगे या पापा के पास से लोगे, अगर बड़ा भाई बहन है तो उसके भी पैसे ले सकते हैं अपन। तो सोर्स ऑफ इनकम हमारी क्या हो गई, हमारे बड़े भाई, बड़ी दीदी, मम्मी पापा, ठीक है ना। लेकिन वो भी एक एज तक होता है, उसके बाद से वो भी मना कर देते हैं, भाई हम आपका सोर्स नहीं बनेंगे, खुद कमाओ खुद खाओ, ठीक है ना। तो वैसे ही लाइट का भी सोर्स होता है। तो लाइट के सोर्स 2 तरीके के हो सकते हैं। अब आपको खुद गेस करना है कि क्या हो सकता है। आपने 8th में पढ़ा होगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कुछ होते हैं और कुछ होते हैं नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस में क्या डिफरेंस होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं विच कैन emit its own light, मीन्स सन है, ऐसा कुछ होता नहीं है, सन ऐसा कुछ मीन्स सन जो होता है वो अपनी खुद की लाइट एमिट करता है। वैसे ही कैंडल्स, स्क्रीन,
मोबाइल जो आप चलाते हो उसकी स्क्रीन, और क्या होता है, बल्ब, ये सब क्या होते हैं, ल्यूमिनस होते हैं, अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हैं। और यहाँ पे आते हैं विच emits others light। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेज, ये पेज रखा है, इससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, देन आपको ऊपर तक जा रही है, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे सोर्सेज हैं, पेज है, पेन है, मून है, टेबल है। मून हमें दिखाई देता है ना, लेकिन मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो भी चीज़ के बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है ना, जिनसे भी लाइट एमिट होती है। जैसे कि सपोज मुझे मेरा पेन देखना है, तो पेन मेरे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वहाँ से लाइट एमिट होगी और किसी ना किसी सरफेस पे जाके टकराएगी। जहाँ पे ये टकराएगी वहाँ पे बनेगा नॉर्मल, और फिर वहाँ से होगी रिफ्लेक्ट, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे बैठे इंसान को वो दिखाई देगी, ठीक है। उसे क्या लगेगा कि पेन कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, बिकॉज लाइट इधर से आ रही है, बट वो तो सामने से देख रहे हैं ना। क्या होता है कि आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो, मिरर के सामने देखते हो, तो क्या आप मिरर के पीछे होते हो, नहीं होते हो, बट आप दिखते कहाँ पे हो, मिरर के पीछे साइड में दिखते हो। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि हम मिरर के पीछे होते नहीं हैं, बट हमें वहीं से लाइट आती हुई दिखाई देती है। अंडरस्टैंड। और दूसरी बात करते हैं इमेज की। तो जो ये इमेज बनी, इसके आई रेटिना पे, वो क्या हो गई, इमेज, ठीक है ना, जो रिफ्लेक्ट रे के थ्रू बनती है, करेक्ट। तो जैसे अगर, अच्छा हाँ, ये सरफेस को पॉलिश करना मैं भूल गई, ओके। याद रहे, जब भी आप फिगर बनाओगे तो आप सरफेस को पॉलिश ज़रूर करोगे, ठीक है ना। तो हमें जब इमेज बनानी होती है, तो इमेज के लिए दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि दो इंसिडेंट रेज का टकराना बहुत ज़रूरी है। जब तक दो रेज नहीं टकराएंगी, लाइट का इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है ना। सपोज हम मिरर के सामने खड़े हो गए मुस्कुराते हुए, ये है हमारा मिरर। हमारे सर से भी लाइट एमिट होके निकलेगी इधर से, और हमारे पैर से भी होके जाएगी। जो सर से होके जाएगी वो जितने एंगल पे टकराएगी उतने ही एंगल से बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। ये बन गया नॉर्मल, और ये इससे टकराई, इतने एंगल से ये वापस हो गई। अब हमारे गर्दन से एक लाइट निकली, वैसे तो हमारी पूरी बॉडी से ही लाइट रिफ्लेक्ट होगी, बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। और वो भी लाइट क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी। अब ये लाइट अगर आपको दिख रहा होगा कहीं पे, दोनों रिफ्लेक्ट वाली लाइट मिल रही होंगी। तो अगर मैं इस रे को आगे बढ़ाऊँ और इस रे को भी आगे बढ़ाऊँ, तो ये लाइट यहाँ पे मिल रही है। ये है इंसिडेंट, ये है रिफ्लेक्टेड, ये है इंसिडेंट, ये है रिफ्लेक्टेड। तो जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी, टकराएंगी, इंटरसेक्ट होंगी, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेट, ठीक है, जहाँ पे एक्चुअली होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी है, बट इमेज कहाँ बनेगी, इस जगह पे। अब इमेज का साइज़ कैसा होगा, छोटा मोटा तो होगा नहीं। अगर ये है तो इसका ये वाला पोर्शन दिखेगा। जैसी इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज उसको दिखाई देगी, ठीक है ना। चलो अभी नेक्स्ट करते हैं, इमेज के बारे में बात कर ही रहे हैं तो देखते हैं। ये हो गया हमारे पास मिरर, ठीक है ना। यहाँ एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पे है, दो ऑब्जेक्ट्स, एक यहाँ से निकली रेस, यहाँ पे नॉर्मल बना, और रेस इधर आ गई वापस, आई आर आर आर, ये आई आर। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट से रेज निकली वो इधर पे टकराई, और हो सकता है वो उधर जाए, ठीक है, एन। तो यहाँ पे बना आई, यहाँ पे बना आर, तो यहाँ हुआ इंटरसेक्शन, और यहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज। इधर बनेगा, इधर है ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हम किन्हीं रेस को ज़बरदस्ती मिलाते हैं जो मीट नहीं कर रही होती, हमें ऐसा लगता है कि वो मीट कर रही हैं, उस तब क्या बनता है, तब वहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है। ये हो गया रियल इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा होता है, ये है भाई पॉलिश्ड, यहाँ है
ऑब्जेक्ट, यहाँ से रेज निकली और यहाँ से रेज निकली, ये रेज इधर जाएगी, ये रेज इधर जाएगी, ठीक है, ये बना नॉर्मल, ये हुआ आई, ये हुआ आर, ये हुआ आई, ये हुआ आर, ठीक है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रेज जा रही, तो मीन्स कहीं से तो निकल रही होंगी, तो इनको हम एक्चुअली पीछे चेक करते हैं, भाई एज्यूम कर लेते हैं कि लाइट अगर आ रही है तो पीछे कहीं से आ रही होगी, तो इस लाइट को, इस रे को हम थोड़ा पीछे ले जाते हैं। और सेम काम हम यहाँ पे भी करते हैं, हमें ऐसा लगता है भाई इमेज लाइट तो आ रही बट कहीं से तो रेज आ रही होंगी, तो इसको हम और पीछे लेकर जाते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब इमेज कहाँ पे बनी, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर इमेज फॉर्म होती है। अब अगर मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस अगर 2 मीटर होती तो इसकी भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होती, तो इसकी भी 2 सेंटीमीटर ही होती, ठीक है ना। और जो साइज होता है, साइज क्या रहेगा इसका, सेम रहेगा, ठीक है ना। ये हुआ वर्चुअल, ठीक है, ये हुआ रियल। जब ऑब्जेक्ट के सामने, जब मिरर के सामने इमेज बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज। जब मिरर के पीछे इमेज बनती है तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल। इसको हम बोल सकते हैं टू रेज अपीयर टू मीट। ओके, आज के लिए इतना बहुत है। हम फिर नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, उसमें हम डिटेल में बताएंगे कि रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर के थ्रू कैसे होता है, रिफ्लेक्शन जो हमारे पास प्लेन मिरर्स नहीं होते हैं, लेंसेज होते हैं, उनसे कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, कैसे वर्चुअल इमेज बनती है, कैसे इरेक्ट इमेज बनती हैं, कैसे डिमिनिश्ड इमेज बनती हैं। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू। आपको जो ना समझ में आए उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगर मेरे मुझसे कोई आपको अलग वीडियो चाहिए हो, जैसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।